हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं यूपी जीके की क्लास, जो कि न सिर्फ केवल लेखपाल में 20 नंबर का सवाल है, बल्कि आपके यूपी पुलिस और आपके आने वाली परीक्षा यूपीएसआई, जो कि कुछ समय बाद आपकी वैकेंसी आएगी और बहुत ही जल्द आपको यूपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ एचईओ, जो हेल्थ ऑफिसर का एक पोस्ट आई हुई है, उसमें 50 नंबर का यूपी जीके पूछे जाने की संभावना है। साथ ही साथ अगर यूपी जीके आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप लोअर पीसीएस, लेखपाल या यूपी का कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, यहाँ तक कि आप फार्मासिस्ट या फिर जो है इसके अलावा आप एएनएम का पेपर देने वाले हो, कहीं पर अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, वहां पर यूपी जीके का वेटेज या यूपी जीके के जो प्रश्न आने की संभावना है वो बहुत ही अधिक बढ़ गई है। लेखपाल में 20 नंबर, इसके साथ साथ लोअर पीसीएस में 20 नंबर, फार्मासिस्ट में 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन को सुनिश्चित करने का जो एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, वो बन चुका है यूपी जीके। और अगर हम इस यूपी जीके को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ लेना, तो हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से माइंड मैप तरीके से हम बिल्कुल यूपी जीके को समझते हुए, याद करते हुए चल रहे हैं, जहां पर हम बेहतरीन इमेजेस वाली ट्रिक के माध्यम से भी इस कंटेंट को बेहतरीन तरीके से हम याद करते हैं। आप ये जो क्लास है, ये क्लास 9 है और 8 क्लास तक कंप्लीट हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप वो सारी क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। और ये क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के वन संसाधन। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश के वन संसाधन के विषय में। यहाँ से एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता ही है एग्जाम्स में। हम क्या करेंगे, हम लास्ट में पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जंगल है क्या, जो वन होता है या जंगल जो है वो वन है क्या, तो याद रखिएगा, जंगल जो है, हम कोई भी जंगल के उगने में मनुष्य का हाथ नहीं होता। मतलब ये पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से उगते हैं। इन्हें ना धूप या पानी या फिर इन्हें कुछ खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपने आप उग जाए बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के, उसे क्या कहा जाता है, उसे ही वन या जंगल कहेंगे। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं हम। चलिए, अगर हम बात करें चलिए अगर हम बात करें कि जो वन की स्थिति होती है, शायद डबल पेज चला गया क्या, नहीं सिंगल पेज है। चलिए, जो वन की स्थिति होती है उसके बारे में कैसे पता चलता है कि आखिर किस राज्य में कितना वन पाया जाता है, किस राज्य में कितने प्रतिशत वन पाया जाता है, किस राज्य में किस जिले में कितना अधिक वन पाया जाता है। इस स्थिति को, इस जो रिपोर्ट है, ये जारी करने वाला कोई ना कोई संस्थान होता होगा ना। तो याद रखिएगा, वन रिपोर्ट को जारी करने वाला जो संस्थान है वो कौन सा है, एफएसआई। क्या है, एफएसआई, मतलब कि फॉरेस्ट सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है, एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब वन रिपोर्ट को जारी करने वाला जो संस्थान है उसका नाम क्या है, एफएसआई, मतलब कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो याद रखिएगा, जो एफएसआई का स्थापना है वो है 1981 ईस्वी में। कब? 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई है, तो याद रखिएगा देहरादून में। कहां पर हुई है, देहरादून में हुई है। अब कैसे याद रखेंगे, हमने क्या कहा था, हम एक एक पॉइंट को समझते हुए और जो बिल्कुल फैक्ट है उसे हम याद करते हुए चलेंगे। याद रखिएगा, हम उसे क्या करेंगे, हम उसे याद करते हुए चलेंगे। अब यहां पर देखिए, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि फॉरेस्ट सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई है। इसकी इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा कहां पर, देहरादून में। कैसे याद रखेंगे भाई, बहुत सारी जगह को रिकमेंड किया गया कि आप यहां पर मुख्यालय बना दीजिए, यहां पर मुख्यालय बना दीजिए, बिहार में बना दीजिए, है ना। लेकिन आप सोचिए कि वन को क्या करना है, वन को दोगुना करना है। अब भाई दोगुना करना है तो हम वहीं पर इसका मुख्यालय रखेंगे जिसके नाम में क्या आ जाए, दूना आ जाए। यहां पर क्या लिखा है, दून, है ना, मतलब
दूना आ जाए, तो याद रखिएगा 1 को दुगना करने के लिए हमें वही नाम का शहर या फिर वही नाम की जगह पर हमको इसका मुख्यालय रखना पड़ेगा। तो देहरादून 1 को दुगना करने के लिए हमने क्या रख दिया, वो देहरादून। तो याद रखिएगा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने वाली जो हमारी संस्थान है FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1981 में। कहां पर, देहरादून में। क्लियर है यहां तक। अगर हम बात करें, ये जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होता है वो हर 2 साल में एक बार जारी होता है। कब जारी होता है, हर 2 साल में एक बार जारी होता है। अगर हम बात करें पहला रिपोर्ट कब जारी हुआ था, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1987 में पहला जो रिपोर्ट जारी हुआ था, जो कि FSI ने पहला रिपोर्ट जारी किया था, कब किया था, 1987 में रिपोर्ट जारी किया था। क्लियर है। हमें पूरा सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, सबसे पहला 1987 में। अगर हम बात करें कि हाल ही में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी हुआ है, तो याद रखिएगा 2023 में। कब, 2023 में जारी हुआ है इंडिया लेवल पे। क्लियर है। ये जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में जारी हुआ है वो कौन सी रिपोर्ट है, तो याद रखिएगा 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी, 18वीं रिपोर्ट है। क्लियर है। इससे पहले 17 रिपोर्ट जारी हो चुका है। चलिए, हमने क्या क्या बात किया कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, FSI, मतलब कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है। इसकी स्थापना कब हुआ था, दूसरा हमने बात किया 1981 में। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा 1 को दुगुना करना है तो देहरादून, दुगुना देहरादून, एक जैसे वॉइस आ रही है ना, तो देहरादून। क्लियर है यहां तक। फिर हम बात करते हैं कि ये जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी करता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष में जारी करता है। तो चौथा नंबर हमने बात किया कि प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया था। सबसे पहला वन रिपोर्ट कब जारी हुआ था, 1987 में। कब हुआ था, 1987 में। फिर उसके बाद अगर वर्तमान में बात करें तो 2023 में जारी हुआ था, जो कि 18वीं है। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। चलिए, आप सभी लोग परेशान मत होइए, क्योंकि ना इससे भी उतना ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, बल्कि जो हमारी वजह से ढक जाता था वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा आपको। आगे चलते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि 2 शब्द आते हैं हमारे पास, एक वनावरण, दूसरा वृक्षावरण। तो ये वनावरण क्या है और वृक्षावरण क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम वन आवरण की बात करें, जो ये वन आवरण है, ये वन अपने आप उग जाते हैं। यहां पर पेड़ पौधे, झाड़ियां, बड़ी झाड़ियां, सघन वन, ये सभी अपने आप उग जाते हैं सूर्य के प्रकाश से, जल की वजह से। लेकिन इसे कोई मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता, मनुष्य इसमें आकर खाद पानी ये सारी चीज नहीं देता, बल्कि इसका उपभोग भले ही करता है। क्लियर है। लेकिन जो वृक्षावरण है, याद रखिएगा, आपने सुना भी होगा, आज जो है यहाँ पर वृक्षावरण किया गया, स्कूल में वृक्षावरण किया गया, बहुत सारे मीम्स भी बने हैं। मीम्स क्या है कि एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ होता है, 4 लोग उसमें हाथ लगाकर फोटो क्लिक करा लेते हैं और कहते हैं भाई वृक्षावरण हो गया, है ना। तो उसी तरह बहुत सारे मीम्स भी बने होते हैं इसके ऊपर। तो याद रखिएगा कि जो वृक्षावरण है ये जो है मनुष्य लगाता है, मतलब पेड़ पौधे जो है इसमें मानव अपने हाथों से लगाता है। तो क्लियर है। याद रखिएगा, इसमें पेड़ आते हैं जो मनुष्य की मदद से उगाए जाते हैं, इसमें मनुष्य की मदद की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप उगते हैं। क्लियर है। इसमें जैसे आ गया आपका बाग, आ गया बगीचा, आ गया आपका पार्क, आ गया सड़कों के किनारे जो पोल्यूशन को कम करने के लिए, है ना, जो वृक्ष लगाए जाते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आ गया। तो हमने क्या देखा, वनावरण जो अपने आप उगता है, इसको मनुष्य नहीं उगाता है, साथ ही साथ वृक्षावरण ये जो है मनुष्य लगाता है अपने लिए। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा, चलिए आगे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की, भाई हम यूपीजी के पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, जितना है उतना ही इनफ है। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो याद रखिएगा वनावरण जो अपने आप उगता है, क्या है, जो अपने आप उगता है। तो याद रखिएगा अगर उत्तर प्रदेश ये है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश अगर जो है ये 100% है, तो याद रखिएगा इसके 6.24% पर, 6.24% पर क्या है, वनावरण है। याद रखिएगा 2.64% पर वनावरण है। याद रखिएगा, जो कि कुल मिलाकर कितना 15,045 वर्ग किलोमीटर आता है। क्लियर है। आपको इतना डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, केवल आपको ये याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण है कितना है, याद रखिएगा 6.24, कितना, 6.24। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर टिक ही मारेंगे। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि इसमें जो वृद्धि हो रही है लगातार, तो वो कितना वृद्धि हो रहा है, याद रखिएगा
118 वर्ग किलोमीटर। कितना? 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो रही है हमेशा। क्लियर है? तो वनावरण कितना है उत्तर प्रदेश में? वनावरण 6.24% और वृद्धि कितनी हो रही है? 118 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हो रही है। क्लियर है? अगर हम वृक्षावरण की बात करें, जो कि कौन लगा रहा है? जो कि मैन है ना, जो कि मनुष्य लगा रहे हैं। क्लियर है? अगर हम इसके बात करें तो ये कितना है? ये कुल उत्तर प्रदेश के केवल 3.72% भाग पर है। अगर ये पूरा यूपी है तो इस पूरे यूपी में केवल 3.72% पर क्या है? वृक्षारोपण है। याद रखिएगा, वृक्षारोपण है, मतलब कि मनुष्य अपने हाथ से पेड़ पौधे लगा रहा है। क्लियर है? अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो याद रखिएगा कितना? 850 वर्ग किलोमीटर। कितना? लगभग 851 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? अगर हम इसके प्रतिशत की बात करें तो हमने तुरंत बताया कितना? 3.72%। और वृद्धि कितनी हो रही है? तो याद रखिएगा 440 वर्ग किलोमीटर है ना। प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य ज्यादा वन लगा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी जल्दी काट भी रहा है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने वृक्षावरण की बात की और साथ ही साथ वनावरण के बारे में बात किया। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। जो वनावरण है पूरे उत्तर प्रदेश के केवल 6.24% पर है और जो वृक्षावरण है वो 3.72% पर है। क्लियर है यहाँ तक? और ये कैसे हमें पता चला? ये पता चला है जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है ना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी किया है कब? 2023 में। कब? 2023 में जारी किया है। वो भी कैसा है? वो भी 18वां है ना, FSI। आगे चलते हैं। अगला है, अगर हम कुल हरित आवरण की बात करें, किसकी? कुल हरित आवरण की बात करें तो केवल आपको डाटा देख लेना है एक बार। कुल, एक सेकेंड, आपको सिर्फ जो है केवल डाटा एक बार अपने आंख के सामने से गुजार देना है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, डोंट वरी। आगे देखते हैं यहाँ पर तो कितना है? तो याद रखिएगा 23,996 वर्ग किलोमीटर। कुल हरित आवरण कितना है? 23,996 वर्ग किलोमीटर। अगर कुल प्रतिशत की बात करें, कुल हरित आवरण की प्रतिशत की बात करें तो याद रखिएगा कितना है? 9.96%। कितना है? 9.96%। मतलब अब टोटल की बात हो रही है। इसके अंदर जो मनुष्य लगाया है, याद रखिएगा, जो मनुष्य लगाया है और जो नेचर द्वारा, दोनों द्वारा जितना भी हरित आवरण है उसकी बात हो रही है। क्लियर है? तो याद रखिएगा 6.24 वनावरण है जो अपने आप उगा है और 3.72 ये जो है वृक्षावरण है, मनुष्य ने उगाया है। इन दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर क्या हो गया? कुल हरित आवरण। मतलब जितने जगह पर, मतलब यूपी के जितने जगह पर हरे पेड़ पौधे हैं उसकी बात हो रही है। तो क्लियर है? तो कुल कितने प्रतिशत पर पेड़ और पौधे हैं? तो याद रखिएगा 9.96% पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगर इसमें कुल वृद्धि की बात करें तो 5 चलिए, तो याद रखिएगा कितना? 559 वर्ग किलोमीटर। कितना? 559 वर्ग किलोमीटर। कुल मिलाकर जो पीछे वनावरण और वृक्षावरण है उसको जोड़ दिया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, अगर हम रैंकिंग की बात करें कि भाई 2023 में जो वनावरण रिपोर्ट जारी हुआ है, जो वृक्षावरण रिपोर्ट जारी हुआ है, उसमें भारत की रैंक कितनी थी? उसमें भारत की रैंक कितनी थी? तो याद रखिएगा, भारत की नहीं, अपने यूपी की। तो यूपी की रैंक कितनी थी? तो याद रखिएगा यूपी की जो रैंक थी वो थी दूसरी। भाई पहले नंबर पे भी कोई आया होगा तो याद रखिएगा पहले नंबर पर अच्छी, मतलब छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा पहले नंबर पर छत्तीसगढ़। अब भाई बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो गए तो वहां से क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा पत्ते भी गिरने लगेंगे, है ना, बहुत ज्यादा हवा चलने लगेगी तो बार बार छींक आएगा। तो छींक से क्या बन गया? छत्तीसगढ़। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन वाला जो प्रदेश है तो याद रखिएगा कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो याद रखिएगा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? अगर हम बात करें प्रतिशत की तो याद रखिएगा प्रतिशत में कहां पर है? मिजोरम में। अब ये दो बात हम थोड़ा से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये है हमारा क्या? ये है हमारा एमपी। ये है हमारा क्या? ये है हमारा एमपी, है ना। और ये है हमारा कौन सा जिला, कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा ये है हमारा मिजोरम। क्लियर है? अगर हम बात करें एमपी की जो है, मान लीजिए इतने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, इतने प्रतिशत क्षेत्रफल क्या है? वन है। और मिजोरम के जो है इतने प्रतिशत क्षेत्रफल क्या है? वन है। ये इतने प्रतिशत पर। क्लियर है? इतने प्रतिशत पर क्या है? वन है।
इतने प्रतिशत पर क्या है 1। क्लियर है। अगर हम बात करें कि ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है, इससे तो अधिक है कि नहीं है, इससे तो अधिक है ना, तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो एमपी आगे है। अगर यही प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में कौन सा आगे है, मिजोरम। मिजोरम में जो इतने स्थान पर घर है और इतने स्थान पर 1 पाए जाते हैं, तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल के जो प्रतिशत के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल के सॉरी प्रतिशत के अकॉर्डिंग जो मिजोरम है वो पहले नंबर पर है। क्लियर है, क्योंकि ये अपने राज्य के ज्यादातर क्षेत्रफल पर क्या उगाया है, 1 उगाया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने यहाँ से कितनी बातें देखी, हमने देखा कुल हरित आवरण के बारे में, फिर हमने देखा यहाँ पर रैंकिंग के बारे में जिसमें यूपी दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है। अगर हम बात करें, चलिए अगर हमने वन वृद्धि के बारे में बात की है ना, जो तेजी से वृद्धि कर रहा है, तो याद रखिएगा तेजी से वृद्धि कौन कर रहा है, छत्तीसगढ़। अगर हम सर्वाधिक वन की बात करें तो कहां पर है, एमपी में। और सर्वाधिक 1% की बात करें तो कौन सा था, मिजोरम। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। अगर ये यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा वन वृद्धि कहां पर हो रहा है, तो याद रखिएगा कहां पर, झांसी में हो रहा है। कहां पर, झांसी में हो रहा है। आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अब हम यूपी के हिसाब से देख लेते हैं कि आखिर कहां कहां हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। चलिए अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें यूपी में, तो याद रखिएगा कहां पर पाया जाता है, सोनभद्र। कहां पर, सोनभद्र। भाई जहां वन पाया जाएगा वो तो सोने का ही बन जाएगा, है ना, सारी चीजें वन से ही है ना, सारी चीजें पेड़ पौधे से ही है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल कौन सा है, याद रखिएगा सोनभद्र। कितना पाया जाता है, तो याद रखिएगा 2407 कितना, 2407 वर्ग किलोमीटर। आप इसे हमेशा अंक में याद रखिए, बहुत आसानी से याद होगा, ऐसे नहीं 2407 नहीं, 2407 याद रखिए तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन किस क्षेत्रफल में पाया जाता है, कौन से जिले में, कहां पर, याद रखिएगा सोनभद्र में। कितने क्षेत्रफल में, याद रखिएगा 2407 मतलब 2407 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। क्लियर है। दूसरे नंबर पर है लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर है कौन सा, मिर्जापुर। क्लियर है। अगर हम बात करें प्रतिशत की, अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो याद रखिएगा प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहां पर पाया जाता है, सोनभद्र में। कितना, 35% हिस्सा। मतलब अगर सोनभद्र इतना बड़ा है ना, तो इसके 35% हिस्से पर क्या है, वन है। 35% हिस्से पे वन है। क्लियर है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो याद सॉरी प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है, तो याद रखिएगा चंदौली। और तीसरे नंबर पर कौन सा है, चित्रकूट। क्लियर है। तो यहां से हमने 3 बातें देखी। पहले नंबर पर सोनभद्र सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, फिर दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर मिर्जापुर। अगर हम प्रतिशत की बात करें, पहले नंबर पर कौन है, सोनभद्र ही है। कितने, 35% हिस्सा पर वन का आवरण है, मतलब वन स्थित है। क्लियर है। दूसरे नंबर पर हो गया चंदौली और तीसरे नंबर पर हो गया चित्रकूट। अगर ये बात समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं हम। चलिए अगला है, अगर हम बात करें न्यूनतम वन, मतलब उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम वन पाया जाता है, पेड़ पौधे सबसे कम पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा भदोही। कौन सा है, भदोही। भदोही से यहाँ पर एक शब्द आ रहा है क्या, भदोही मतलब भगाना, है ना, क्या है, भदोही मतलब भगाना। भाई ये सब पेड़ पौधे को क्या किए हैं, भगा दिए हैं, काट दिए हैं, भगा दिए हैं। तो याद रखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल क्या है, सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, याद रखिएगा कौन सा है, भदोही। सारे पेड़ पौधे को भगा दिए हैं। कितना है, 5.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल केवल स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। अगर मान लीजिए ये है क्या, ये भदोही का क्षेत्रफल है, ये भदोही जिला है, तो यहाँ पर केवल इतने क्षेत्रफल पर, कितना छोटा सा 5.22% पर, मतलब सॉरी 5.22 वर्ग किलोमीटर में क्या है, क्षेत्रफल पर वन है। बाकी और सभी जगह पेड़ पौधे है ही नहीं, घर वगैरह है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा है, याद रखिएगा मऊ है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, मऊ। तीसरे नंबर पर है मैनपुरी। क्लियर है। अगर हम यही प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में भी पहले नंबर पर कौन सा है, भदोही। दूसरे नंबर पर है मैनपुरी, तीसरे नंबर पर है देवरिया। क्लियर है यहां तक। चलिए अगर हम बात करें कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, वो भी यूपी में, किस जिले में हो रहा है, तो अभी हमने आपको बताया था कहां पर, झांसी में हो रहा है। कहां पर, झांसी में हो रहा है। याद रखिएगा ये है झांसी, ये रहा। क्लियर है यहां तक। आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगर हम बात करें अति सघन वन। अति सघन वन के मतलब क्या है कि ये जो वन होता है ये बहुत ही ज्यादा हरे भरे घने वन हैं। ये
याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा हरे भरे और घने वन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसमें अगर हम बात करें कि अति सघन वन उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा 2688 वर्ग किलोमीटर पर बहुत ही घने वन पाए जाते हैं, अति सघन वन पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो याद रखिएगा 1.12% पर, कितना, यूपी के कुल मिलाकर 1.12% पर, 1-2% क्षेत्रफल पर घने वन पाए जाते हैं। अब ये 1-2% क्या है, तो यहां पर हमने देखिए बात किया था कृषि वाले क्षेत्र, जब हमने भौतिक विभाजन देखा था किसका, यूपी का, तो हमने पढ़ा था यहां पर कौन सा क्षेत्र है, भाबर और तराई क्षेत्र। क्या है, भाबर और तराई क्षेत्र। और भाबर और तराई क्षेत्र में जो ऊपर वाला है, क्या है, ऊपर वाला है ना, यहां पर झाड़ी वाले मतलब कांटेदार वन पाए जाते हैं, है ना, जिनको जो कंकरीली पथरीली जगह पर स्थित होते हैं। और जो हमारा तराई क्षेत्र होता है, इसकी जो भूमि होती है वो नम भूमि होती है। कैसी भूमि होती है, नम भूमि होती है, इसलिए यहां पर अधिक सघन वन पाए जाते हैं, हरे भरे घने वन पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा सघन वन कहां पर पाए जाते हैं, भाबर और तराई क्षेत्र में। कहां पर, भाबर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब ये सघन वन वाला जिले की अगर बात करें कि सर्वाधिक घना वन कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। कहां पर, लखीमपुर खीरी। क्या है, सघन वन की बात हो रही है, घना वन कहां पर पाया जाता है, लखीमपुर खीरी में। अगर यही हम बात करें कि सर्वाधिक वन कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा कहां पर, सोनभद्र में। कहां पर, सोनभद्र में। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है हमारा मध्यम सघन वन। क्या है, जो मतलब कि बहुत ही ज्यादा घने नहीं है लेकिन मीडियम में है। क्या है, मीडियम में है। तो याद रखिएगा 4001 वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है, जो कि कुल क्या है, जो कि कुल मिलाकर 1.66%, यूपी के 1.66% पर घेरे हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो यहां से हमने देखा अति सघन वन कहां पर पाया जाता है, भाबर और तराई क्षेत्र में, और सर्वाधिक सघन वन कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी में। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि यूपी में सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यूपी में जो हमारे और आपके आसपास पाए जाते हैं खुले वन, मतलब इनके पेड़ को अगर आप देखेंगे तो यहां पर रोशनी आर पार हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रोशनी है वो आराम से नीचे आ जा रही है ना। इसका मतलब ये है, ये बहुत ज्यादा घना वन नहीं है, ये ऐसे जो कहते हैं ना छछड़े वन, है ना, इधर जैसे हो गया, इसमें नीम हो गया, है ना, नीम हो गया, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे होते हैं। तो याद रखिएगा ये कैसे वन है, ये वन जो है खुले वन है। कैसे वन है, खुले वन है, साथ ही साथ झाड़ियां। याद रखिएगा, अगर हम खुले वन की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा खुले वन पाए जाते हैं। यूपी में जो है सबसे ज्यादा ये खुले वन झाड़ियां टाइप की चीजें पाई जाती हैं। क्लियर है? कितने क्षेत्रफल पर, तो याद रखिएगा 8355 वर्ग किलोमीटर पर। कितना, 8355 वर्ग किलोमीटर पर ये खुले वन पाए जाते हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार कौन से वनों का है, खुले वनों का है। याद रखिएगा किसका, खुले वनों का है। अगर हम बात करें झाड़ियों की, तो याद रखिएगा आपको इतना डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये प्रतिशत वाला थोड़ा सा याद, मतलब एक दो बार पढ़ लेंगे ना, ऑटोमेटिक आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ये हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि झाड़ियों की, तो उत्तर प्रदेश में जो झाड़ियां हैं वो कितना है, 0.27%। कितना, 0.27% क्षेत्रफल पर। मतलब अगर ये यूपी है, यहां पर अगर ये यूपी है तो थोड़ा आड़ा तिरछा बना हुआ है, थोड़ा सही कर देते हैं। हाँ, अगर ये यूपी है तो ये जो क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया भाबर और तराई वाला क्षेत्र। बीच वाला क्या हो गया, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो गया। यहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र, क्या है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है यही है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। क्लियर है? फिर नीचे क्या है, नीचे है हमारा क्या, बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन, जिसमें 7 जिला पाया जाता है। बुंदेलखंड में 7 जिला पाया जाता है, बघेलखंड में 2 जिला पाया जाता है, और जो प्रयागराज है उसका दक्षिण का भाग भी बघेलखंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर वन पाए जाते हैं वो कैसे वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर खुले वन पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये खुले वन मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मथुरा और आगरा में मुख्य रूप से ये खुले वन पाए जाते हैं, है ना। अब मथुरा में क्या है, मथुरा में जो वर्षा होता है वो
लगभग 50 सेंटीमीटर से आसपास होता है। याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर मतलब इस वन को 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। जो मथुरा में वर्षा होती है तो याद रखिएगा कितना होता है 54.4% क्या है सॉरी 54.4 सेंटीमीटर मथुरा में वर्षा है। मतलब मथुरा का जो वर्षा लेवल है वो कितना है 54.4%। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ से क्या चीज देखा, हमने यहाँ पर देखा कि खुले वन, यूपी में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत भाग पर खुले वन है, याद रखिएगा 3.46% पर खुले वन है। फिर हमने देखा झाड़ियों के बारे में, है ना, तो मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा मथुरा और आगरा में। अगर हम झाड़ियों के प्रतिशत की बात करें तो यूपी के कुल क्षेत्रफल का केवल 0.27% क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, झाड़ियां पाई जाती हैं। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे, देखेंगे आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपका ये पूरा का पूरा डाटा, पूरा का पूरा कंटेंट आपके माइंड में सेव हो जाएगा। और ना कि सिर्फ सेव होगा, आप क्वेश्चन देखते ही बिल्कुल सही आंसर को ही टिक करेंगे। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय या पर्णपाती वन, कौन सा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये कैसे वन होते हैं, ये जो है इन्हें अधिक नमी की आवश्यकता होती है, इन्हें जो है अधिक नमी की आवश्यकता होती है, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अब अधिक नमी कहां पर पाया जाता है, अगर हम अपने यूपी की बात करें, यहां पर हम अब क्या करेंगे, हम सब में एक सेकंड, चलिए एक एक मैप लगाना पड़ेगा आप सब में छोटा छोटा। चलिए अगर हम बात करें यूपी की, चलिए अगर हम बात करें इधर यूपी की, तो याद रखिएगा यूपी का जो ये वाला क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र। और भाबर क्षेत्र के बिल्कुल दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है हमारा, तराई क्षेत्र। अब ये जो भाबर क्षेत्र होता है, यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती है। विलुप्त क्यों हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कंकरीले पत्थर उत्थर पाए जाते हैं, तो नदियां जो है इसी पत्थर के नीचे से बहने लगती है। जैसे ही तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं नदियां तुरंत दिखने लगती हैं, जो विलुप्त हुई नदियां हैं यहाँ पर दिखने लगती हैं। जैसे ही नदी दिखेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भूमि है वो बहुत ही ज्यादा नम भूमि मिलेगी आपको। और नम भूमि में कौन से प्रकार की वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो क्लियर है। इनको जो है अधिक नमी की आवश्यकता होती है, भारी बारिश की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहां पर पाया जाता है, तराई और भाबर क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर है। कौन सा क्षेत्र है, याद रखिएगा लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें जो है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कितना, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा साल, सागौन, शीशम, महुआ, गूलर, है ना, ये सभी कैसे हैं, ये सभी आर्द्र पर्णपाती वन है। क्लियर है यहां तक। याद रखिएगा ये वृक्ष जो है साल में एक बार अपने पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं, है ना, साल में एक बार अपने पत्ते को गिराते हैं, जिनके कारण इन्हें पर्णपाती कहा जाता है। पर्ण को पात देते हैं, पर्ण को जो है गिरा देते हैं, तो इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या देखा, उष्ण एवं आर्द्र पर्णपाती वन कहां पर पाया जाता है, यूपी के भाबर और तराई क्षेत्र में, भाबर और तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इन्हें जो है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कहां पर है, लखीमपुर खीरी, है ना, लखीमपुर खीरी, साथ ही साथ कहां पर, पीलीभीत, है ना, पीलीभीत, और कहां पर पाया जाता है, बहराइच में। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा मैदानी क्षेत्र, सॉरी, चलिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की अगर हम बात करें, क्या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करें, जो कांटेदार थोड़ा कम सघन वन होते हैं। याद रखिएगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यही वन पाए जाते हैं, जो अभी इससे पहले हमने जो बताया था ना, वही क्या है कि ये जो है कम सघन होते हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, तो यहां पर देख लेते हैं कहां पर पाया जाता है, यहां पर देखते हैं। अगर ये हमारा यूपी है, अगर ये हमारा यूपी है तो ये हो गया भाबर और तराई क्षेत्र ऊपर वाला, है ना, ये हो गया भाबर क्षेत्र, है ना, इसके दक्षिण में ये हो गया तराई क्षेत्र, इसके बीचों बीच क्या हो गया, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, बिल्कुल मैदानी क्षेत्र हो गया, यूपी का मैदानी क्षेत्र।
यहाँ पर क्या होता है, गंगा और यमुना द्वारा लाए गए जो कछारी मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है और ये जगह जो है सर्वाधिक उपजाऊ है। यूपी का सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, यही है, मध्य का मैदानी क्षेत्र ही सबसे बड़ा है। इसे 3 भागों में बांटा भी गया है, एक उत्तर का, एक हो गया मध्य का, एक पूर्वी मैदानी क्षेत्र, 3 भागों में बांटा भी गया है। तो यहीं पर सर्वाधिक शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। क्लियर है। यहाँ पर जो वर्षा होता है ये 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, याद रखिएगा, 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसमें देख लेते हैं। यह जो है मैदानी भागों में, जो कि पूर्व, मध्य और पश्चिमी यूपी में पाया जाता है, हमने क्या बताया, ये हो गया पूर्व, ये हो गया मध्य का मैदानी भाग और ये हो गया पश्चिम का मैदानी भाग, इसमें पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कौन सा होता है, आप लोग देखे भी होंगे, नीम, पीपल, आम, जामुन, बेल और अमलतास, एक अमलतास का भी वृक्ष होता है, ये भी पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार इसी प्रकार के वनों का है। ये वन हमारे आसपास सबसे ज्यादा दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ये आम के, गूलर के, नीम के वृक्ष हमारे आसपास सबसे ज्यादा दिखते हैं, है ना। अब क्यों सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा, जो ये मैदानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, सर्वाधिक क्षेत्र घेरे हुआ है भाई। ये हो गया भाबर तराई क्षेत्र, बिल्कुल थोड़े में है उत्तर में, फिर मध्य का मैदानी क्षेत्र है, फिर उसके बाद बहुत ही थोड़े में 7 जिलों को लेकर क्या बना हुआ है, बुंदेलखंड का रीजन बना हुआ है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन घेरा हुआ है, याद रखिएगा, मध्य का मैदानी क्षेत्र घेरे हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन भी पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, यूपी में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं हम। चलिए भाई, पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। अगर हम उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियों की बात करें, है ना, अगर हम उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियों की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो कटीली झाड़ियां हैं ये कहां पर पाए जाएंगे, ये वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर पानी की कमी हो, जहां पर पानी की कमी हो, जहां पर क्या हो, जहां पर पठार हो, है ना, जहां पर पहाड़ हो, है ना, जहां पर पहाड़, पठार, पानी की कमी, भाई वहीं तो ये कटीली मतलब ये कटीली झाड़ियां पाई जाएगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये उत्तर प्रदेश के कौन से रीजन में पाया जाएगा, वहीं पाया जाएगा जहां पर पठार होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से रीजन में पाया जाएगा। ये है यूपी, है ना, चलिए ये यूपी है। यहां पर भाबर तराई क्षेत्र हो गया, यहां पर मैदानी क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना का मैदान, दोआब मैदानी क्षेत्र हो गया, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर आ गया बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन, है ना। ये जो है पठारी क्षेत्र है, ये जो है यूपी का पठारी क्षेत्र है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर ये झाड़ियां पाई जाती हैं, ये कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कितने जिले आ गए, जो ये बुंदेलखंड का 7 जिला आ गया, जिसके अंदर आपका ये आ गया, क्या बोलते हैं, झांसी वगैरह, ये सारे जिले आ जाते हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा, दक्षिण के जो पठारी भाग हैं, मतलब जो बुंदेलखंड का हमारा क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र, और कहां पर पाया जाता है, याद रखिएगा, ये यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, जो हमारा राजस्थान से जुड़ा हुआ है। जो राजस्थान से जुड़ा हुआ हमारा क्षेत्र कौन सा है, हमारा जो मथुरा जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ आगरा, आगरा मथुरा, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी थोड़ी गर्मी और आर्द्र और शुष्क वन पाए जाते हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा, जो ये कटीली झाड़ियां हैं, ये मथुरा और आगरा, मैनपुरी, यहाँ सभी भी जगह पाए जाते हैं। क्लियर है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, कितना, मथुरा में हमने कितना बताया था, 54 सेंटीमीटर वर्षा पाया जाता है ना, वर्षा होती है। क्लियर है। तो याद रखिएगा, इनको बहुत ही कम वर्षा की आवश्यकता होती है, 50 से 70 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है वर्षा की। क्लियर है। इनमें कौन कौन से वृक्ष आ गए, तो याद रखिएगा, बबूल, खैर, खजूर, कैक्टस, और इसके साथ साथ सेहुड़। कौन सा वृक्ष है, सेहुड़। तो याद रखिएगा, इनको जो है कम पानी की आवश्यकता होती है, इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही अधिक लंबी होती हैं, मिट्टी में बिल्कुल धसे होते हैं, और कम पानी की वजह से इनके पास पत्ती कम और झाड़ी ज्यादा होती है, कांटा ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, कम पानी के कारण इनकी जड़ें लंबी होती है, नीचे से पानी लेने की कोशिश करते हैं, लंबी जड़ें होती हैं, और पत्तियां छोटी व कांटेदार होती है। भाई पानी नहीं मिलेगा तो पत्ती कैसे बनेगा, कांटेदार ही बनेगा, ताकि पानी बच सके। आगे चलते हैं। अगर हम वन नीति की बात करें, किसकी बात करें, हम अगर वन नीति की बात करें तो याद रखिएगा, चलिए याद कि वनों को बचाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा,
प्रथम वन नीति जो है भारत में कब आई थी? तो याद रखिएगा, वन तेजी से कट रहे थे, है ना, बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए थे, इसीलिए वन को बचाने के लिए कुछ नीतियां बनाई गई। तो भारत में जो नीति बनाई गई थी, तो याद रखिएगा 1952 में जो भारत में नीति बनाई गई थी, 1952 में नीति बनाई गई थी, जिसका लक्ष्य कितना रखा गया था? याद रखिएगा कि कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर क्या हो? वन हो। अगर हम यही यूपी की बात करें, तो यूपी में जो वन नीति आई थी, कब आई थी? 1998 में। कब आया? 1998 में आया, और 2017 में इसमें नए लक्ष्य को जोड़ा गया। 2017 में इसमें नए लक्ष्य को जोड़ा गया। क्लियर है? अब नया लक्ष्य क्या बनाया गया, मतलब लक्ष्य क्या बनाया गया कि राज्य के कुल जो है 33.33%, मतलब 1.3% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि इस नीति की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में। कब? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना। याद रखिएगा ये क्या था? ये राज्य वन नीति थी, जो कि यूपी में कब बनाई गई, कब स्थापना हुआ था? याद रखिएगा 1998 में। क्लियर है? भारत में 1952 में। अब ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश वन निगम है। इसकी स्थापना 25 नवंबर 1974 में हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मुख्यालय कहां पर? लखनऊ। कहां पर? बीचों बीच। भाई बीचे से नियंत्रण करेंगे। यूपी का कैसे नियंत्रण करेंगे? बीचे से, बिल्कुल कैपिटल रीजन में बैठकर नियंत्रण करेंगे। तो याद रखिएगा कहां पर इसका मुख्यालय? 1974 में इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक हमने कौन कौन सी बात की? वन नीति के बारे में बात की, जिसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? 1952 में, जिसका उद्देश्य वनों का संरक्षण करना है। यूपी में कब आया था वन नीति? 1998 में। 2017 में नए लक्ष्य को जोड़ा गया। लक्ष्य क्या था? 1.3% भाग पर क्या हो? वन हो। अगर हम यूपी वन निगम की बात करें, तो 25 नवंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई, और मुख्यालय कहां पर है इसका? लखनऊ में। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे है, अगर हम बात करें वनों से प्राप्त सामग्री की, मतलब कौन कौन से ऐसे सामग्री है जो औद्योगिक रूप से या फिर डायरेक्ट हमें वन से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा कत्था खैर के वृक्ष से हमें प्राप्त होता है। अगर हम बीड़ी गांजा सिगरेट की बात करें, नहीं, केवल बीड़ी की बात करें, तो याद रखिएगा ये जो बीड़ी है वो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। कौन से? तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। इसके साथ साथ जो हमारा माचिस होता है, दिया सलाई होता है इसका उपयोग मतलब ये जो है औद्योगिक रूप से बनता है। तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से केंद्र इसका कहां पर है? बरेली में। बरेली में याद रखिएगा गुरेल क्या है? गुरेल की वृक्ष, और साथ ही साथ गुरेल की वृक्ष से सेमल और गुरेल की वृक्ष से, किससे? सेमल और गुरेल की वृक्ष से ये माचिस बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? इसी वृक्ष को क्यों चुना गया इसको मतलब माचिस बनाने के लिए? तो इसकी जो लकड़ियां होती हैं वो बहुत ही मुलायम होती हैं, इसीलिए इस वृक्ष को चुना गया माचिस बनाने के लिए। मुख्य रूप से कहां पर? बरेली में। क्लियर है? कौन से वृक्ष से? सेमल और गुरेल वृक्ष से। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अगला कागज उद्योग। याद रखिएगा कागज उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है कौन सा है? सहारनपुर। कहां पर है? सहारनपुर, यहां पर है सबसे, यूपी के सबसे यहां पर। क्लियर है? आगे चलते हैं। इनमें बांस और सबई घास का प्रयोग किया जाता है। जो कागज उद्योग में बांस और सबई घास का उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं और क्या चीजें बनाई जाती है। और जो है वृक्ष से जो है बनाया जाता है बैट बॉल, है ना, बैट बॉल नहीं, बैट, है ना। फर्नीचर लकड़ी का काम होता है, इसके लिए हाथरस। याद रखिएगा लकड़ी के काम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? हाथरस। आगे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई टैग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल कार्टून एनिमेशन से, कार्टून इमेजेस से, ट्रिक से बिल्कुल याद करेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में बिल्कुल सेव होता जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा लकड़ी के सामान के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? वाराणसी, सहारनपुर। क्लियर है? खेल के सामान के लिए कहां पर? मेरठ में। यहाँ पर बैट, है ना, बैट और बिलो वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती है सहतूत के लकड़ी से। क्लियर है? आगे तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ के वृक्ष से। किससे? चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। अगला है बेंत जो होती है, बेंत वाली छड़ी जो होती है ना, जो पहले जो है जो अगर आप कहीं पहले सरकारी स्कूल में जाते होंगे या और छोटे स्कूल में, वहां बेते बेत पिटाई होती थी, है ना। तो कहां पर? याद रखिएगा बरेली। कहां पर? बरेली शहर जाना जाता है बेंत के लिए, बेंत की छड़ियों के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन को? अब हम कुछ
एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो कि बहुत ही खोजने के बाद बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए लेकर आया जाता है ना, जिससे हमें पता चलता रहे कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मे भी स्क्रीन थोड़ा सा ब्लैक हो गया होगा, रुकिए बस 1 सेकंड रुकिए, तुरंत सही हो जाएगा। चलिए सही हो गया होगा, रुकिए 1 सेकंड। चलिए सही हो गया होगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं इसमें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भाई वन निगम की स्थापना की बात हो रही है, सबसे पहले वन निगम की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 25 नवंबर 1974 वन निगम की बात हो रही है। जस्ट बताए हैं, तुरंत बताए कौन सा, 25 नवंबर 1974 में। इसका मुख्यालय कहां पर है, याद रखिएगा लखनऊ में। कहां पर है, लखनऊ में है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट है 2023, क्लियर है, मतलब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये कैसरी थी, ये याद रखिएगा 18वीं थी। कौन सी थी, 18वीं थी। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा कहां पर, सोनभद्र में। कहां पर, सोनभद्र में 35% जगह पर, 35% एरिया में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, लखीमपुर खीरी। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। क्लियर है। प्रतिशत में दूसरे नंबर पर कौन सा है, चंदौली। कौन सा है, चंदौली। तीसरे नंबर पर है मिर्जापुर। कौन सा है, तीसरे नंबर पर मिर्जापुर। ये कौन सा है, ये दूसरे नंबर में है लेकिन प्रतिशत में है। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। आगे हमारा कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई जो माचिस होता है उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर है, कहां पर है, तो याद रखिएगा लोअर पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरठ में नहीं, मेरठ में क्या है, लकड़ी का सामान। मेरठ में, चलिए मेरठ में क्या है, मेरठ में लकड़ी का सामान, मतलब जो सॉरी स्पोर्ट्स सामान, जैसे बैट हो गया, बिलो बैट हो गया, ये सारी चीजें बनाई जाती है, तो मेरठ नहीं होगा। मुरादाबाद नहीं। सहारनपुर में क्या होता है, सहारनपुर में है ना कागज बनाया जाता है, सर्वाधिक कागज। तो कहां पर, बरेली में। याद रखिएगा कहां पर, बरेली में। बरेली में मुख्य रूप से कौन सा उद्योग है, माचिस उद्योग है, जिसमें नर्म लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कौन सा, याद रखिएगा मेरठ। मेरठ जो है वो प्रसिद्ध है खेल के सामान बनाने के लिए। आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा, आगे है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वनों का विस्तार सर्वाधिक है। तो किस प्रकार के वन का विस्तार सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या है, शुष्क एवं पर्णपाती वन, जिसकी स्थिति कहां पर होती है, जिसकी स्थिति जो है उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में। कहां पर, मध्य, 1 सेकंड सही लिखिएगा, मध्य मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है सर्वाधिक। क्लियर है, आगे चलते हैं। जो ये सदाबहार वन है ये कहां पर पाया जाता है, जो ये सदाबहार वन है ये जो है, अब सही हो गया, ये जो सदाबहार वन है ये तराई और भाबर क्षेत्र में पाया जाता है। तराई और भाबर क्षेत्रों में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ, आगे चलते हैं। अगला हमारा उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल कहां, सॉरी सबसे कम वन कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे कम वन कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे कम वन जो है भदोही में पाया जाता है। याद रखिएगा सबसे कम जो है भदोही में पाया जाता है, 0.04%। क्लियर है, आगे चलते हैं। प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, भदोही है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के मतलब सबसे सर्वाधिक वन पाए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है, सोनभद्र है। क्लियर है। बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा किसका, कहां गया, तेंदू के पत्ते का। किसका, तेंदू के पत्ते का, है ना। आगे चलते हैं। खेर से कत्था, खैर लकड़ी से क्या, सॉरी खैर से क्या प्राप्त होता है, कत्था। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर है, याद रखिएगा कहां पर, सहारनपुर में है। कहां पर, सहारनपुर में स्थित है, याद रखिएगा।
क्लियर है? आगे चलते हैं। लकड़ी के सामान के लिए हाथरस फेमस है, वाराणसी फेमस है कि नहीं? ये है सहारनपुर। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि कत्था क्या है? कत्था निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त होता है? तो किसकी? खैर की लकड़ी से। चीड़ के वृक्ष से क्या होता है? तारपीन के तेल। क्या मिलता है हमें चीड़ के वृक्ष से? तो याद रखिएगा तारपीन का तेल। एक सेकेंड, तारपीन तेल जो है मिलता है, याद रखिएगा तारपीन तेल मिलता है किससे? चीड़ की वृक्ष से। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होंगे? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय वन नीति 1/, कितना हमने बताया था? राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग 1/3%, मतलब 33.33% भाग पर वन होना अनिवार्य है, वन होना ही चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? 33.33%। आप ये बताइए कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो छूट रहा है आपका, जो आपके स्लाइड से ना हो, आपको ना बताया गया हो? सोचिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा बच ही नहीं रहा है जो प्रीवियस ईयर में आपके स्लाइड से ना पूछा गया हो। मतलब ये जो आप बहुत ही सिलेक्टिव कंटेंट को पढ़ रहे हैं और बहुत ही कम समय में। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा भारत की पहली रिपोर्ट, जो पहली वन रिपोर्ट है, किस वर्ष जारी की गई थी? तो पहली वन रिपोर्ट जो है कब जारी की गई थी? 1987 में, है ना? 87 एक थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लेंगे ताकि हमेशा के लिए याद रहे। वन को क्या किया गया? 87 क्या हो गया? सताना। 87 क्या हो गया? सताना। वन को बहुत सताया गया। अब जब सताया गया तो 87 में ही वन सर्वेक्षण की क्या हो गई? वन सर्वेक्षण की जो है रिपोर्ट जारी हो गई सबसे पहले। भाई बहुत सताए जा रहे हैं वन, ये वाले वन बहुत ज्यादा सताए जा रहे हैं, ये वन बहुत ज्यादा सताए जा रहे हैं, तो उनका क्या किया गया? रिपोर्ट जारी कर दिया गया। तो याद रखिएगा 87 से सताना, और जो भी वृक्ष सताए जा रहे थे उनका रिपोर्ट जारी कर दिया गया। आगे चलते हैं। अगला है वन और वृक्षावरण वृद्धि में उत्तर प्रदेश का, मतलब उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा कौन सा हमने बताया था? पहले स्थान पर तो था छत्तीसगढ़, है ना, और दूसरे स्थान पर कौन सा है हमारा? यूपी, है ना। अगर यही हम बात करें कि कुल मिलाकर वन सर्वाधिक कहां पर है? एमपी में है। कहां पर? एमपी में है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और अति सघन वन किस जिले में पाए जाते हैं? बहुत ही सघन वन की बात हो रही है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक कहां पर? लखीमपुर खीरी में, है ना। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा सघन वन पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, याद रखिएगा FSI का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिएगा भारतीय कितना हमने क्या बताया था? वन को दुगुना करना है, वन को दुगुना करना है। तो दुगुना किसमें है? इसी में है दून। दून मतलब क्या हो गया? दुगुना। तो वन को दुगुना करने के लिए देहरादून में इसका मुख्यालय बनाया गया। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, एक सेकंड, अगला है हमारा उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आवरण के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भाग जो है वन आवरण के अंतर्गत आता है? हमने क्या कहा था? बहुत ही डीप डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रतिशत पढ़ेंगे तो आपका क्लियर काम हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था? वन आवरण की बात हो रही है, वृक्षावरण की बात नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा वन आवरण कितना पाया जाता है? 6.24। कितना? 6.24। यही अगर हम वृक्षावरण की बात करें तो याद रखिएगा वृक्षावरण किस पर, कितने पर? 3.72। कितना? 3.72 पर पाया जाता है। क्लियर है? अगला है किस जिले ने हाल की वन रिपोर्ट के अनुसार, जो हाल की वन मतलब क्या हो गया? 2023 जो कि 18वीं वन रिपोर्ट है, जो कि कौन जारी करता है ना, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी हुआ था, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वृद्धि वाला दर्ज किसमें, मतलब वृद्धि का दर्ज किसमें किया गया? वन वृद्धि के लिए कौन सा जिला दर्ज किया गया है? चलिए बताइएगा। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, किसमें की गई है? 16। बताइएगा कौन सा होगा? तो यार हमने बताया था किसमें? झांसी में की गई है। मतलब इसमें लगातार वन लगाए जा रहे हैं नॉन स्टॉप। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि तारपीन का तेल और बिरोजा किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ये जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। किसके? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ये है चीड़ का फल जो है ना। ये क्या होता है? कुछ समय बाद ऐसे सिकुड़ जाता है, फिर ऐसे फैल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है।
तो याद रखिएगा चीड़ के वृक्ष से। क्लियर है। खैर से क्या प्राप्त होता है? कत्था, है ना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बेंत की छड़ियां, जो बेंत की छड़ियां कहां पर बनाई जाती है? तो बेंत, है ना, बेते बेत मारा जाता था किस, कहां पर? तो याद रखिएगा कहां पर बनाया जाता है? बरेली में, है ना। रेल बना देते थे पहले, बरेली रेल बना देते थे, यही बेते बेत मार के जो है पूरा 2 1 जा 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 पूरा याद करा देते थे, यही बेते बेत मार कर, है ना, रेल बना देते थे। तो रेल से क्या हो गया? बरेली। आगे चलते हैं। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश की पहली राज्य वन नीति कब लागू की गई? तो याद रखिएगा पहली राज्य वन नीति कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था? 98 में। कब लागू किया गया था? 98 में। अगर यही हम बात करें, अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, तो 1952 में। क्लियर है। 1952 में। और यही अगर हम यूपी की बात करें तो 1998 में। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? सबसे कम कहां पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा कहां पर पाया जाता है? भदोई में। कहां पर? भदोई में सबसे कम पाया जाता है 1। क्लियर है। इस चलिए अगर हम बात करें कि हमने जो है इसके आगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को भी दे दिया है, जो कि आप अगर एक बार पढ़ेंगे अच्छे से तो ये बिल्कुल नई चीजें हैं, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, हम तो एक बार इसमें लिख पाए हैं, है ना। ये मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये कितने क्वेश्चन है? लगभग 30 क्वेश्चन है, तो इसे पढ़िएगा जरूर। और जो हमारा आज का सेशन है वो यहीं तक था। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, इसे शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ये मायने नहीं रखता कि आप लाइव सेशन में मौजूद हैं या रिकॉर्डेड सेशन में मौजूद हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम इस क्लास से, हम इस सेशन से कितना आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो मूवी होती है उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, क्या उस मूवी को देखने से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं सही होगा। जो रील्स होती है, मुजरा वाली जो रील्स होती है, क्या उसे देखने से आपका कोई क्वेश्चन सही हो सकता है? नहीं सही हो सकता। उसमें तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, है ना। तो आप ये सारी चीजें मत देखा करिए कि व्यूज कितना है, लाइक कितना है, साथ ही ये लाइव सेशन है कि नहीं है, ये सारी चीजें अवॉइड करिए। आप ये देखिए कि जो कंटेंट दिया जा रहा है वो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट है कि नहीं, हमारे लिए कितना फायदेमंद है, और इससे हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, हम कितना इस क्लास से ग्रहण कर पा रहे हैं, इस चीज को देखना बहुत ही जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आप ये बात समझ चुके होंगे, और अपना जो स्कोर है, आज 20 क्वेश्चन का जो स्कोर है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है कितना रहा। तो चलिए आशा करते हैं ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।